नमस्कार दोस्तों, गार की क्लासेज में आपका स्वागत है। जो पॉलिटिकल साइंस की अपनी सीरीज चल रही है उसमें आज अपन आगे बढ़ते हुए राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को अपने अंतिम वीडियो में देखा था। आज अपन बात करने जा रहे हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान ने किस प्रकार से विकास किया है। राजनीति विज्ञान परंपरागत से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से ढला। ये बातें हैं 1945 के लगभग, जब डेविड ईस्टन आता है और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की बात करता है। ये एक प्रकार का आधुनिक परिप्रेक्ष्य है। अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण में औपचारिक, संगठनात्मक और वर्णनात्मक अध्ययन था। इसकी जगह अब व्यवहारिक बातें होने लगी, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा और इसका विकास जो हुआ वो निम्न विचारकों के सहयोग से हुआ। बेजहोट की पुस्तक थी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। बेजहोट 19वीं सदी का एक महान राजनीतिक विचारक। बेजहोट ने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक में राजनीति विज्ञान के लिए सामाजिक प्रभाव को इम्पोर्टेंट माना। किस तरीके से इसका मानना था, जैसे परंपरागत दृष्टिकोण में अपन ने देखा है कि वे केवल राज्य की बात करते हैं। वे लोग राज्य के साथ साथ में जो सरकार है उसकी बात करते हैं। तो राज्य और सरकार के अध्ययन की बातें वहाँ की जाती हैं। यहाँ पर ये माना जाता है कि राज्य वैसा ही होगा जैसा वहाँ का समाज होगा। राज्य वैसा ही होगा, सरकार वैसी ही बनेगी जैसा वहाँ का मानव का व्यवहार होगा। मानव का व्यवहार ही सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन का कारक होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आधुनिक परिप्रेक्ष्य की, याद कर लीजिएगा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य मानता है कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होने पर ही राज्य और सरकार में, संस्थाओं में परिवर्तन होता है, जबकि परंपरागत क्या मानता है कि राज्य और सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। जबकि यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी मानव के व्यवहार को। मानव का व्यवहार किससे परिवर्तित होगा? बेजहोट का मानना है सामाजिक प्रभाव से। तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बुक है इसकी और सामाजिक प्रभाव को इम्पोर्टेंट मानता है। फिर आते हैं वुडरो विल्सन साहब। वुडरो विल्सन की पुस्तक है कांग्रेशनल गवर्नमेंट। कांग्रेशनल गवर्नमेंट में राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया गया। ये माना वुडरो विल्सन ने कि राजनीति विज्ञान में अब बदलाव लाया जाना चाहिए और किनका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है? जो राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। कौन सी हैं राजनीतिक संस्थाएं? राज्य, सरकार, सरकार का मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनमें भी परिवर्तन हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, उन तत्वों का अध्ययन किया जाना चाहिए। वो तत्व क्या निकल कर के आएगा? निष्कर्ष के तौर पर वो आएगा मानव के व्यवहार में परिवर्तन। जैसा मानव का व्यवहार होगा वैसा ही राज्य होगा, वैसी ही सरकारें होंगी और उसी प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन होगा। फिर आते हैं लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक है अमेरिकन कॉमनवेल्थ। इसमें इसने मतदान प्रक्रिया को इम्पोर्टेंट माना है। कितने लोग भाग ले रहे हैं, कौन भाग ले रहा है जब सरकार चुनी जा रही है, तो मतदान की जो प्रक्रिया है वो इम्पोर्टेंट है। विल्किंसन विंडी ने पुस्तक लिखी वन वर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारिक राजनीति को स्थान दिया। थर्स्टन भी एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजिस्ट था। जब साइकोलॉजिस्ट था तो ये किसकी बात करेगा कि मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को शामिल किया जाना चाहिए राजनीति विज्ञान में। फिर आगे बात करते हैं अपन ग्राहम वालास। ग्राहम वालास इस तरीके से लिखा जाता है ये वर्ड, ग्राहम वालास। ग्राहम वालास की पुस्तक है, नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, मनुष्य का व्यवहार राजनीति में। तो ये किसकी बात करेगा? मनुष्य के व्यवहार की बात करेगा। मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को राजनीति विज्ञान में आवश्यक माना ग्राहम वालास ने। कौन सी पुस्तक लिखी? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। फिर देखिए 1908 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का एक सम्मेलन था और इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे लॉर्ड ब्राइस। तो लॉर्ड ब्राइस ने अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे भाषण दिया और उसने ये कहा कि आवश्यकता है पॉलिटिकल साइंस में फैक्ट्स को अपनाए जाने की। आज तक आप मूल्यों की बातें कर रहे हैं, मूल्यों को छोड़ा जाए और अब बात की जानी चाहिए तथ्य और तथ्यों की। ध्यान रखने की बात है 1924 में लॉर्ड ब्राइस को इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन जब 1945 में डेविड ईस्टन आता है तो वह लॉर्ड ब्राइस के इस तथ्यों को
बहुत ही प्रचार करता है, डेविड स्टर्न इसका बहुत प्रचार करता है। लॉर्ड ब्राइस को समझने का प्रयास किया डेविड स्टर्न ने। सोशल साइंस रिसर्च संस्था के अधीन ये संस्था थी, सोशल साइंस रिसर्च, और इसी संस्था में चार्ल्स मेरियम ने जो एक पुस्तक लिखी, इसने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया, इसलिए चार्ल्स मेरियम को प्रथम बौद्धिक चिंतक कहा जाता है। डेविड स्टर्न ने पुस्तक लिखी पॉलिटिकल सिस्टम, और इसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और 8 बौद्धिक आयाम प्रस्तुत करते हैं। आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ा। आर्थर बेंटले की जो कॉलेज लेक्चर का सिलेबस होता है उसमें ग्रुप थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी को अलग से पढ़ना पड़ता है, सेपरेट हैं ये। तो ग्रुप थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी दी किसने? आर्थर बेंटले ने। और बुक का नाम भी ऐसा ही है इनका, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस थ्योरी, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के प्रोसेस किस तरीके से होनी चाहिए, सरकार का गठन किस तरीके से होना चाहिए, मतदान किस तरीके से होना चाहिए, सरकार किस तरीके से चुनी जानी चाहिए, इनकी बातें बताई जाती हैं। और ग्रुप थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी देता है आर्थर बेंटले। लावेल भी एक बहुत बढ़िया विचारक राजनीति विज्ञान में। लावेल राजनीति विज्ञान को सामाजिक प्रयोगशाला बनाना चाहता है। एक्चुअल में लावेल समाजशास्त्री है, और जब कोई व्यक्ति विशेषज्ञ होता है अपने विषय का, तो वह हमेशा बात करने का प्रयास करेगा, किसी भी विषय में वह अपने विषय के अकॉर्डिंग ही देखेगा। तो राजनीति विज्ञान में आता है लावेल, लेकिन राजनीति विज्ञान को भी सामाजिक प्रयोगशाला बनाना चाहता है, यानी राजनीति विज्ञान में यदि कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो समाज में परिवर्तन का अध्ययन किया जाना चाहिए। लासवेल रिप्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरी देता है, और माइकल ऑक्सफोर्ड इस रिप्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरी के विरोध में मरम्मत की राजनीति का सिद्धांत देता है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया, स्नाइडर ने खेल सिद्धांत दिया। ये सेपरेट है, कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में सारे सिद्धांतों को पढ़ना पड़ता है अलग से। यहाँ पे कल आपको ये समझना है कि किस तरीके से परंपरागत राजनीति विज्ञान आधुनिक राजनीति विज्ञान में ढलता गया। मार्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारिक राजनीति को लेकर के आया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सख्ती के परिप्रेक्ष्य में देखता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया, राजनीति विज्ञान में प्रत्यक्षवाद को लेकर के आया ऑगस्ट कॉम्टे कि जो दिखाई दे रहा है उसी का अध्ययन किया जाना चाहिए, मूल्यों को छोड़ दिया जाना चाहिए। कैटलिन शक्ति का विज्ञान मानता है राजनीति विज्ञान को। लासवेल भी शक्ति की ही बात करता है, लेकिन वह इस परिप्रेक्ष्य में, यानी कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, इस परिप्रेक्ष्य में शक्ति की बात करता है। कैप्लान सोशल सर्विस रिसर्च की स्थापना करता है और राजनीति विज्ञान में आनुभाविक अध्ययन प्रदान करता है। चार्ल्स बियर्ड राजनीति विज्ञान में सांख्यिकी पद्धतियों का प्रणेता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या स्टेटमेंट आ सकता है कि सांख्यिकी पद्धतियों को कौन लेकर के आया राजनीति विज्ञान में? चार्ल्स बियर्ड, मैथमेटिशियन था ये। इस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान आधुनिक राजनीति विज्ञान में ढलता गया। आगे अपन देखेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं, क्या आलोचनाएं हैं। फिर इसमें और टॉपिक अपना बचता है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, उनको अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।